गुड मॉर्निंग सभी को। देखिए, जैसा कि हमने ईमेल आपका इंटरनेट, बाकी इंट्रोडक्शन, डेवलपमेंट कैसे हुए, बाइनरी सिस्टम, इतना टॉपिक आपका ख़त्म कर दिए। अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटिंग। और आज के बाद से ये टॉपिक हम रेगुलर आपको कवर करेंगे, मतलब वीडियो आपकी ये कोशिश करेंगे बीच में आपका गैप ना हो। बाकी एक आध दिन वर्क की वजह से हमारे भी कुछ पर्सनल काम होते हैं तो उसके वजह से गैप हो जाता है, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। बाकी आप लोग पूरा बिलीव रखिए कि हम पूरा का पूरा कंप्यूटर आपको पढ़ा देंगे, ठीक है। और ज़्यादा समय भी नहीं लेंगे, हम कोशिश खुद कर रहे हैं जल्द से जल्द आपको कितने कम वीडियो में आपको पूरा नोट्स और जो भी समझाना है हम आपको समझा दें। दूसरी चीज़, यूपी स्पेशल बहुत जल्द चालू होने वाला है। जैसा कि आप लोग बोले थे थ्योरी प्लस पीवाईक्यू क्वेश्चन मिक्स करके बताइए सर। जिस तरीके से कंप्यूटर की नोट्स में लाई उसी तरीके से यूपी स्पेशल की वीडियो आपको जल्द से जल्द मिलने लगेगी। बस आप लोग एक काम करिए, हमारे मोटिवेशन के लिए क्लास के रिव्यू ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताया करिए, लाइक कर दिया करिए वीडियो को, सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। चलिए ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे आज है, देखिए कंप्यूटर की कार्य पद्धति क्या होती है, प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटिंग, कंप्यूटर काम कैसे करता है इस चीज़ के बारे में, ठीक। तो देखिए पहला पॉइंट लिखा हुआ है, किसी भी कंप्यूटर को कार्य करने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक होता है हार्डवेयर एंड एक होता है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर को बताए थे, हार्डवेयर किससे बना है, मान करके चलिए हैंड से बना हुआ, ठीक है। तो आप जिन चीज़ों को हैंड से छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे, हार्डवेयर बोलेंगे। तो अब कंप्यूटर में कौन किस किस चीज़ों को आप टच कर सकते हैं, देखिए मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, मेमोरी डिवाइसेज हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, प्रोसेसर, मतलब कई जो सिस्टम यूनिट्स हो गए। तो आप देखिए यहाँ पर लिखा गया है, छोटे छोटे हम शब्दों में बस आपको समझा देते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा थियरी लिखने से कोई मतलब नहीं। आप हम बोल रहे हैं, आप इस चीज़ को समझिए। बाकी एग्जाम्पल तो हम लिख ही दिए हैं कि अगर पूछ लिया मेमोरी डिवाइस क्या है, आपके हार्डवेयर है सॉफ्टवेयर है, आप दोनों हैं हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर या इनमें से कोई नहीं, तो आप लगा सकते हैं वहाँ पे एग्जाम्पल, क्योंकि बहुत ज़रूरी होते हैं। फिर अगला पॉइंट आता है सॉफ्टवेयर। इन्हीं दोनों की ज़रूरत होती है कंप्यूटर को चलने के लिए। तो हार्डवेयर आपको बता दिया गया, सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर या प्रोग्रामों, कॉमन नियमों व अनुदेशों का वह समूह है जो कंप्यूटर सिस्टम के कार्यों को नियंत्रित करता है तथा यह फिक्स करता है कि हार्डवेयर कब और कैसे कार्य करेगा। आप जानते होंगे कि सॉफ्टवेयर का क्या काम है। जैसे देखिए प्रिंटर का सॉफ्टवेयर होता है, आप फ़ोन में भी अपने प्रिंटर का एक सॉफ्टवेयर होगा, तो वहाँ कोई चीज़ प्रिंट जब लेना रहता है तो आप कोई भी चीज़ पीडीएफ बनाते हैं तो आप प्रिंट वाले पे क्लिक करते हैं, तो वो क्या करता है, प्रिंट तो सॉफ्टवेयर हो गया। तो सॉफ्टवेयर वहाँ से जब क्लिक आप करेंगे तो आपके फ़ोन में कोई ना कोई एप्लीकेशन होता है, ठीक है, प्रिंटर का, तो वहाँ से वो मैसेज भेजता है कि आप हमें इस चीज़ को प्रिंट करके दे दीजिए। तब हार्डवेयर उस पर वर्क करता है, वो प्रिंट करके देता है। मतलब सॉफ्टवेयर के द्वारा हम जो भी हार्डवेयर होते हैं उनको हम आदेश देते हैं कि आप हमें इस काम के लिए करिए, इस काम की हमें ज़रूरत है, आप उस काम को हमें करके दीजिए, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर आप लोग देख लीजिए, लिखा गया है सॉफ्टवेयर जो है प्रोग्रामों, नियमों व अनुदेशों का यह समूह है। उसमें अनुदेश, नियम सब कुछ सॉफ्टवेयर में लिखे होते हैं और जिस हिसाब से हमें ज़रूरत होती है उस तरीके से हम सॉफ्टवेयर को आदेश देते हैं और वो सॉफ्टवेयर फिर क्या करता है, हार्डवेयर को आदेश पहुंचाता है, हार्डवेयर हमें काम करके देता है। जैसे कोई भी प्रिंट आपको चाहिए होता है, आप सॉफ्टवेयर के द्वारा आदेश देते हैं कि आप हमें इस चीज़ के प्रिंट दीजिए, ये एडमिट कार्ड निकाल के हमें प्रिंट करके दीजिए। तो वो जो प्रिंट होता है वो हार्डवेयर के द्वारा है, क्योंकि हार्डवेयर में क्या आता है, प्रिंटर आता है। देखिए लिखा गया है प्रिंटर आपका, तो हार्डवेयर में प्रिंटर आता है तो प्रिंट करके आपको दे देता है। तो हार्डवेयर का काम है कार्य को संपादित करना, जबकि उस कार्य को संपादित करने के लिए आदेश कौन देता है, आपका सॉफ्टवेयर देता है। क्लियर हो गया हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। फिर अगला पॉइंट आता है वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटर। तो देखिए कैसे वर्किंग काम, मतलब कैसे काम स्टार्ट करता है कंप्यूटर आपका, कैसे काम करता है, तो वो है देखिए एक लाइन में आपकी पूरी वर्किंग प्रिंसिपल हम कंप्यूटर की लिख दिए हैं। आप अच्छे से समझिए, चीज़ों को क्लियर हो जाएगा। यही आप बुक्स में पढ़ेंगे और कहीं पढ़ेंगे तो यही वर्किंग प्रिंसिपल दो पेज में पढ़ाए गए हैं, तो लिखा गया है। तो देखिए नोट्स आपके छोटे रहें, कम शब्दों में रहें और मतलब जिससे कम टाइम में आप रिवाइज भी कर लें और इफेक्टिव भी रहे, इस हिसाब से हम नोट्स तैयार किए हैं और बता रहे हैं आपको। देखिए पहले है इनपुट, फिर उसके बाद है स्टोरेज। स्टोरेज कहाँ होता है, मतलब कंप्यूटर इन मेमोरी यूनिट्स में, मेमोरी यूनिट्स और ये सब चीज़ें आगे बताया जाएगा, जहाँ जितनी ज़रूरत है हम उसी तरीके से आपको बता रहे हैं। उसके बाद स्टोरेज के बाद फिर अगला प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेसिंग होता है, जो कहाँ पे होता है, सीपीयू में होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसका फुल फॉर्म होता है। फिर उसके बाद आउटपुट आता है, आउटपुट के बाद कंट्रोल होता है। तो देखिए अब सबसे पहले इसको हम समझा देते हैं वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है। कि जैसे पहले इनपुट हो गया, आपको कोई भी काम करवाना है कंप्यूटर से, आप इनपुट उसको देंगे कंप्यूटर को। तो इनपुट देने के लिए किसका यूज़ करते हैं आप,
कीबोर्ड का यूज़ करते हैं या माउस का यूज़ करते हैं, कोई भी काम मतलब हुआ तो इनपुट डिवाइसेस यही हैं। कीबोर्ड्स के द्वारा हम उनको डेटा भेजेंगे, आपको बोलेंगे ये हमें चीज़ करके दीजिए। तो पहले जब इनपुट हम देते हैं कंप्यूटर में, कंप्यूटर में ही स्टोरेज को, भाई सिंपल सी बात है, आप कहीं कोई चीज़ भेजेंगे पहले कहीं चीज़ कुछ भी स्टोर होगी, उसके बाद आगे का प्रोसेस होगा। तो इनपुट जब आप दिए तो स्टोर होता है कंप्यूटर में, ठीक है। और स्टोर कहाँ पे होता है, वहाँ मेमोरी यूनिट्स होती हैं, वहाँ पे ये मतलब स्टोर हो जाएगा। स्टोर होने के बाद फिर आगे का प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो इनपुट से स्टोर हुआ कंप्यूटर में, स्टोर के बाद प्रोसेसिंग होता है, क्योंकि मेन जो बॉडी होती है वो प्रोसेसिंग होती है किसी भी डेटा का या किसी भी इनपुट्स का। जो मेन काम होता है वो वही प्रोसेसिंग में ही होता है। तो प्रोसेसिंग होती कहाँ है, आपकी सीपीयू होती है कंप्यूटर में, आप लोग देखे होंगे बड़ा सा बैटरी नुमा रहता है, उसी को सीपीयू बोला जाता है। मेन काम वहीं पर होता है आपका कि जो भी डेटा है उस पर क्या काम करना है क्या नहीं करना है, जो आप भी मांगेंगे वहाँ पर प्रोसेसिंग होगा। तो यहाँ प्रोसेस हो जाएगा, प्रोसेस के बाद आउटपुट हो जाता है, आउटपुट में जाता है, आउटपुट के बाद कंट्रोल में आता है, ठीक है। आउटपुट के बाद कंट्रोल में आता है, कंट्रोल से चीज़ों को जैसा भी जो रिक्वायरमेंट होती है आपको मिल जाता है। अब जैसे इनपुट आपको पता हो गया है, स्टोरेज हम आगे इन मेमोरी यूनिट के बारे में पता है भाई, जहाँ सामान मतलब जो भी डेटा है आपकी स्टोर होते हैं उसको स्टोरेज बोला जाता है। प्रोसेसिंग मतलब जो भी आप डेटा भेज रहे हैं या जो भी इनपुट्स आ रहे हैं वहाँ पर आपने क्या बोला है काम करने के लिए, यहाँ प्रोसेसिंग हो जाता है। आउटपुट में जब आता है, आउटपुट में भाई आपको जब रिजल्ट आ जाएगा तब वहाँ से प्राप्त हो जाता है। अब कंट्रोल में मतलब आउटपुट को आप प्रिंट करना चाहते हैं या पीडीएफ बनाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, मतलब उसको कंट्रोल करता है, यहाँ कंट्रोल यूनिट्स होते हैं। यही 2 3 4 5 स्टेप पूरा वर्किंग प्रिंसिपल होती है कंप्यूटर की, इसी के बेस पे वो पूरा काम करता है। इनपुट का पता है ये क्या होता है, स्टोरेज भी पता हो गया, प्रोसेसिंग भी पता है, आउटपुट हो गया। आप कंट्रोल के बारे में देखिए नीचे लिख दिए हैं। कंट्रोल किसे कहते हैं, विभिन्न प्रक्रियाओं में प्रयुक्त उपकरणों, अनुदेशों एंड सूचनाओं को कंट्रोल करना एंड उनके बीच तालमेल स्थापित करना ही कंट्रोल कहते हैं, कंट्रोल कहलाता है। वही चीज़ की आउटपुट आ गया, आपका रिजल्ट बन गया कि अब उसको किस फॉर्म में क्या चीज़ करना, प्रिंट करना है या पीडीएफ बनाना है, क्या करना है। तो कंट्रोल ही क्या करता है, अगर प्रिंट करना है आपको तो प्रिंटर को आदेश देगा, उनके बीच तालमेल स्थापित करके आपको प्रिंट करके देगा। तो ये सब पूरा वर्किंग प्रोफाइल है कंप्यूटर की। अब फिर अगला आता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मशीन साइकिल क्या होता है कंप्यूटर में। तो मशीन साइकिल एक कंप्यूटर द्वारा किसी छोटे से छोटे इंस्ट्रक्शन को संपन्न करने के लिए एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, जिसे मशीन साइकिल कहते हैं। ये 4 चरणों में होता है कि मतलब कोई भी अगर आप काम करना चाह रहे हैं कंप्यूटर पे, कुछ भी डेटा है उसको हमें रिजल्ट में बदलना है कि क्या उसमें क्या होगा, तो उसमें 4 चरण से उसको गुजरना पड़ता है उस डेटा को आपके। तो पहला देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, मशीन साइकिल क्या होती है। तो एक बार फिर से बताते हैं, कंप्यूटर द्वारा किसी छोटे से छोटे इंस्ट्रक्शन को संपन्न करने के लिए एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, जिसे मशीन साइकिल कहते हैं। वो 4 चरणों में बांटा गया है मशीन साइकिल। एक होता है फेच, दूसरा होता है डिकोड, तीसरा होता है एग्जीक्यूट, चौथा होता है स्टोर। अब फेच में क्या होता है, मेमोरी से आवश्यक निर्देश प्राप्त करना, कि जैसे आप जो इनपुट भेज रहे हैं वो मेमोरी में सेव हो जाता है। मेमोरी में सेव होने के बाद ये जो मशीन साइकिल है पूरी तरीके से काम करता है, ठीक है। तो मशीन साइकिल काम करने के लिए पहला स्टेप कौन सा है, फेच है। वो मेमोरी से आवश्यक निर्देश प्राप्त करता है कि जब जो भी आप डेटा भेज रहे हैं वो मेमोरी में आता है। अब मेमोरी से क्या काम करना है वहाँ पर सेव रहता है, तो वो फेच करता है। मतलब फेच मतलब होता है भी, हिंदी मीनिंग है, फेच मतलब प्राप्त करना होता है। तो वहाँ से मेमोरी से वो निर्देश प्राप्त करता है, जो भी आप निर्देश दिए रहेंगे उसको। फिर उसके बाद होता है डिकोड। अब प्राप्त निर्देशों को कंप्यूटर द्वारा समझे जा सकने वाले कमांड में बदलना। जैसे आप जो अपना निर्देश भेज रहे हैं, जो भी इनपुट्स दे रहे हैं कंप्यूटर को, आप अपने लैंग्वेज में दे रहे हैं, हिंदी में या इंग्लिश में जैसा भी है, लेकिन कंप्यूटर वो लैंग्वेज तो समझता नहीं है। तो अब क्या करता है, फेच क्या करेगा, जो भी आप निर्देश दिए हैं उसको प्राप्त करेगा। उसमें फिर एक चरण होता है डिकोड करना। आपको भी पता है डिकोड मतलब किसी चीज़ को अलग मतलब लैंग्वेज में बदलना, यही होती है डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग कंप्यूटर रीजनिंग में भी पढ़े होंगे। तो वही चीज़ है डिकोड, कि मतलब आप जो भी निर्देश भेज रहे हैं कंप्यूटर उस चीज़ को तो समझता नहीं है, केवल वो बाइनरी डिजिट 0 और 1 में समझता है। तो डिकोड क्या करता है कि कंप्यूटर के समझने वाले भाषा में उसको बदलता है, आप जो भी इनपुट्स दिए हुए हैं कंप्यूटर को। फिर अगला आता है स्टेप एग्जीक्यूट। इन कमांड्स को प्रोसेसर द्वारा एग्जीक्यूट करना। आप जो भी दिए हुए हैं इनपुट्स, फेच क्या करेगा, उसको मेमोरी से प्राप्त करेगा,
डिकोड क्या करेगा, जो भी आप निर्देश दिए हैं उसको कंप्यूटर के समझने वाले भाषा में बदलेगा। अब एग्जीक्यूट क्या करता है, जब कंप्यूटर को समझने वाले भाषा में आ जाएगा तो उसको प्रोसेस करके एग्जीक्यूट कर देगा। वही कि मतलब उस पर प्रोसेस कर देगा कि आप क्या करना चाह रहे हैं, जैसे मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं, भाग करना चाह रहे हैं, गुणा करना चाह रहे हैं, जोड़ना चाह रहे हैं, या जो भी काम करना चाह रहे हैं उसको मतलब एग्जीक्यूट करके वो प्रोसेस कर देगा वहाँ पर जो भी आपकी निर्देश प्राप्त होगी। उसके बाद आता है अगला स्टेप स्टोर। एग्जीक्यूशन के बाद प्राप्त रिजल्ट को मेमोरी में स्टोर करता है। कि सिंपल सी बात है, कोई भी चीज़ रहेगी आपकी मेमोरी में स्टोर होगी। आप चाहे इनपुट दे रहे हैं, चाहे आपका रिजल्ट आ रहा है, उसके बाद आउटपुट में आता है। तो वही स्टोर क्या करता है कि जो भी एग्जीक्यूट में जो भी प्रोसेसिंग होगी, जो भी वहाँ से रिजल्ट आएगा उसको एक स्टोर करने का काम कौन करेगा, स्टोर वहाँ पर एक स्टेप होता है वहाँ पर होगा। तो फिर नीचे लिखा गया देखिए, इस प्रकार मशीन साइकिल किसी इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन फेज है। ठीक है, तो ये मशीन साइकिल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है कि फेज किसे कहते हैं, डिकोड क्या है, और एग्जीक्यूट क्या है, स्टोर क्या है, मशीन साइकिल कितने चरणों में कंप्लीट होती है, 4 चरणों में कंप्लीट होती है। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग मशीन साइकिल को पूरा क्या बोलेंगे, इंस्ट्रक्शन ऑफ एग्जीक्यूशन फेज। ये किसी भी कंप्यूटर का होता है, ये भी पूछ लेता है मशीन साइकिल क्या होता है, तो इंस्ट्रक्शन ऑफ एग्जीक्यूशन फेज होता है। ठीक है, एग्जीक्यूशन मतलब कोई भी काम करने का यहीं पर काम होता है मशीन साइकिल में। फिर अगला आता है मेन कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर, कि कंप्यूटर हार्डवेयर के मेन कंपोनेंट कौन से होते हैं। तो जिसमें है इनपुट यूनिट, एक होता है स्टोरेज को ही मेमोरी यूनिट भी बोला जाता है। उसके बाद है सिस्टम यूनिट, उसके बाद आउटपुट यूनिट। अब इनपुट यूनिट्स में क्या क्या आएगा, कीबोर्ड हो जाएंगे, माउस हो जाएंगे, ये सब इनपुट यूनिट आ गए आपके। स्टोरेज और ऑब्लिक मेमोरी यूनिट में ये स्टोरेज करने के लिए मेमोरी जो भी चीज़ें हैं स्टोरेज यूनिट में। सिस्टम यूनिट, उसके बाद आउटपुट यूनिट में क्या आ जाएगा, प्रिंटर आ जाएंगे, ये सब चीज़ें, मॉनिटर आ जाएगा, ये सब आउटपुट यूनिट है। लेकिन अब मेन बता सिस्टम यूनिट में क्या क्या आता है, ये काफ़ी पूछा भी जाता है, तो इस वजह से हम एक बार यहाँ जिक्र कर दे रहे हैं। सिस्टम यूनिट में मदरबोर्ड आता है, सीपीयू आता है, प्राइमरी या मेन मेमोरी आता है। अब बात आती है मदरबोर्ड किसे बोलते हैं, सीपीयू किसे बोलते हैं, और प्राइमरी या मेन मेमोरी। मतलब जो भी हम पहले डेटा देंगे वो जहाँ पर सेव होता है वो मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी में। सीपीयू जहाँ पे आपके जो भी प्रोसेसिंग होती है वो सीपीयू में होता है। सीपीयू का फुल फॉर्म है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और मदरबोर्ड उसे बोलते हैं कंप्यूटर में, जहाँ पर उसके सभी मान लीजिए मतलब हार्डवेयर जो है जुड़ते हैं आपस में। जैसे मदरबोर्ड को एक तरह से आप चार्जिंग स्टेशन या बोर्ड बोल सकते हैं, जैसे सॉकेट वाला बोर्ड, वहाँ पर मतलब उसको मदरबोर्ड बोला जाता है। फिर आप बात आती है मेमोरी यूनिट क्या है। प्राइमरी और मेमोरी देखिए दो टाइप की होती है, प्राइमरी या मेन मेमोरी, दूसरा होता है सेकेंडरी या ऑक्सिलरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी किसे कहते हैं, यह कंप्यूटर सिस्टम यूनिट के अंदर स्थित होता है। तीव्र गति, इसमें अस्थायी निर्देशों और तात्कालिक रिजल्ट को संग्रहित किया जाता है। ये वोलेटाइल मेमोरी है। ये सब पॉइंट है, ये सब एग्जाम में पूछे गए हैं कि प्राइमरी या मेन मेमोरी कैसी मेमोरी है, वोलेटाइल मेमोरी है। ये सब चीज़ें क्वेश्चन में पूछा गया एग्जाम में, तो इसलिए हम छोटे छोटे पॉइंट में लिख दिए। बाकी मेमोरी का एक अलग ही टॉपिक है, पूरा वहाँ डिस्क्रिप्शन में मेमोरी के बारे में जिक्र किया जाएगा। जिसमें कंप्यूटर को ऑफ कर देने पर सूचना भी समाप्त हो जाती है। इसमें क्वेश्चन पूछेगा प्राइमरी मेमोरी में कंप्यूटर को आप जब बंद कर देंगे तो वहाँ पर सूचनाएं रहती हैं या बाद में समाप्त हो जाती हैं। तो देख लीजिए पॉइंट में लिखा गया है, जिसमें कंप्यूटर को ऑफ कर देने पर सूचना समाप्त हो जाती है। किसका है, प्राइमरी मेमोरी में। एग्जाम्पल प्राइमरी मेमोरी के कौन कौन से रजिस्टर हैं, कैच है मेमोरी, रोम है और रैम है। इनमें रजिस्टर या कैच मेमोरी सीपीयू या माइक्रो प्रोसेसर के भीतर बने होते हैं। तो पूछता है रजिस्टर और कैच मेमोरी कहाँ पर स्थित होता है, तो ये देखिए सीपीयू या माइक्रो प्रोसेसर के भीतर बने होते हैं, जबकि रोम या रैम मदरबोर्ड पर लगे होते हैं। देखिए मदरबोर्ड पे पूरा जितना भी यूनिट्स हैं कंप्यूटर की वहीं पर लगी होती हैं, वहीं उसका प्लग है, वहीं से वो सब चीज़ें आपकी संचालित होती हैं। तो और देखिए पूछेगा क्वेश्चन ये भी पूछता है कि रोम और रैम कंप्यूटर में कहाँ पर लगे होते हैं, तो आपको सीधे सीधे वहाँ पर ऑप्शन मिलेगा मदरबोर्ड में लगे होते हैं। ठीक है, सीपीयू का संपर्क सीधा कैच मेमोरी से होता है। फिर एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि सीपीयू का संपर्क किस मेमोरी से होता है, रजिस्टर से होता है, कैच से होता है, रोम से होता है या रैम से होता है। तो हाँ ऑप्शन आपको दिखिए कैच मेमोरी से होता है। तो देखिए मतलब इसमें कुछ भी फर्जी नहीं लिखा गया है, सब इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही संग्रहित करके अलग अलग टाइप से यहाँ पर लिख दिया गया है। तो जो एक एक वर्ड है आप लोग ध्यान से समझिए और उसको अच्छे से याद करिए, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन अलग अलग टाइप से बनेंगे।
फिर दूसरा आता है सेकेंडरी ऑक्सिलरी मेमोरी, और बाकी मेमोरी के बारे में एक अलग चैप्टर है पूरा, वहाँ पर हम डिस्क्रिप्शन मेमोरी के बारे में करेंगे। यहाँ आ गया था टॉपिक, इसलिए छोटा छोटा हम यहाँ पर जिक्र कर दिए हैं। फिर आता है सेकेंडरी ऑक्सिलरी मेमोरी, डाटा, सॉफ्टवेयर तथा अंतिम रिजल्ट को अस्थायी रूप से रखता है, कि मतलब जो भी आपका डेटा आया था, जो भी इनपुट्स आया था, उसको प्रोसेसिंग बनने के बाद जो रिजल्ट आता है उसको सेकेंडरी और ऑक्सिलरी मेमोरी में वो स्टोर होता है, वहाँ पर रहता है, अस्थायी रूप से रहता है। मतलब कंप्यूटर आप बंद कर दिए, कुछ भी कर दिए, 1 महीने तक बंद कर दिए, वो कभी डिलीट नहीं होगा। ये देखिए नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है सेकेंडरी ऑक्सिलरी। डेटा देखिए इसमें लिखा गया वही रिजल्ट या डाटा नष्ट नहीं होता है। एग्जाम्पल जैसे मैग्नेटिक डिस्क हो गया, ऑप्टिकल डिस्क हो गया, हार्ड डिस्क हो गया। मैग्नेटिक डिस्क जैसे कि आप लोग कैसेट पहले चलता था, वो कैसेट हो गया। ऑप्टिकल डिस्क जैसे डीवीडी सीडी आते थे, ये सब मतलब ऑप्टिकल डिस्क में आ जाएंगे आपके। तो ये हो गया सेकेंडरी ऑक्सिलरी मेमोरी। और प्राइमरी या मेन मेमोरी के बारे में बता दिए, ये अच्छे से इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे गए हैं, हर एग्जाम में पूछते हैं। फिर अगला आता है रजिस्टर मेमोरी किसे बोलते हैं। रजिस्टर भी काफ़ी पूछा जाता है, और कैच धीरे धीरे हम इनका जिक्र यहाँ कर देते हैं। देखिए रजिस्टर, यह सीपीयू माइक्रो प्रोसेसर के साथ निर्मित अत्यंत फास्ट गति वाली प्राइमरी मेमोरी है। रजिस्टर कौन सी गति वाली है? अत्यंत फास्ट, मतलब सबसे फास्ट कोई भी मेमोरी होती है वो रजिस्टर होती है। इवन कैच मेमोरी फास्ट होती है, लेकिन कैच मेमोरी से भी ज़्यादा फास्ट कौन सी मेमोरी होती है? रजिस्टर मेमोरी। सीधे सीधे आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे मतलब तीव्र गति से कार्य करने वाली कौन सी मेमोरी है, तो ऑप्शन में अगर वहाँ रजिस्टर है और कैच दोनों हैं तो आपको सबसे पहले रजिस्टर लगाना रहेगा। अगर रजिस्टर मेमोरी वहाँ ऑप्शन में नहीं रहेगा तब कैच मेमोरी आप लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लिखा गया है, यह सीपीयू या माइक्रो प्रोसेसर के साथ निर्मित अत्यंत फास्ट गति वाली प्राइमरी मेमोरी है। रजिस्टर कौन सी मेमोरी है? प्राइमरी मेमोरी है, और अत्यंत फास्ट गति वाली मेमोरी है। इसे सीपीयू की वर्किंग मेमोरी कहते हैं। सीपीयू की वर्किंग मेमोरी किसे कहते हैं? रजिस्टर को कहते हैं। ये सब क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान से रखिएगा आप लोग। मतलब देखिए रजिस्टर और कैच मेमोरी सेम टू सेम है, लेकिन रजिस्टर जो है वो कैच से भी तेज होती है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो कहीं कहीं रजिस्टर ऑप्शन में दे करके अगर कैच देगा तो इन सब का आंसर कैच मेमोरी हो जाएगा, लेकिन जनरली इसका रजिस्टर वहाँ पर दिया ही रहेगा, क्योंकि रजिस्टर ज़्यादा को लोगों को पता नहीं रहता है। सीपीयू रजिस्टर में स्थित डाटा को प्रोसेस कर पाता है। सीपीयू देखिए रजिस्टर में जो डेटा होगा उसी का ही प्रोसेस करेगा, इसीलिए सीपीयू की वर्किंग मेमोरी किसे कहते हैं? रजिस्टर को कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से यहाँ पर याद रखिएगा। इसका एक्सेस टाइम जो देखिए होता है कितना तेज होता है और कितना कम होता है, 1 से 2 नैनो सेकंड होता है। मतलब इतने फास्ट गति से रजिस्टर मेमोरी काम करती है। और अभी देखिए कैच मेमोरी की भी हम एक्सेस टाइम लिखे होंगे, अभी आप देखिएगा, इसीलिए रजिस्टर मेमोरी आपकी ज़्यादा तेज है कैच मेमोरी से भी। कैच मेमोरी भी देखिए यह सीपीयू से सीधा जुड़ा होता है, अतः कैच मेमोरी से सीपीयू तक डाटा ले जाने के लिए कंप्यूटर मदरबोर्ड के सिस्टम बस का यूज नहीं करना पड़ता, अतः डेटा ट्रांसफ़र की गति तीव्र होती है। मतलब जैसा कि आपको बता रहे हैं कि रजिस्टर और कैश सीधे सीपीयू से संपर्क में होते हैं, ठीक है। लेकिन अब कहीं ऑप्शन वाली बात है कि एग्जामिनर आपको अगर रजिस्टर नहीं देगा तो उस कंडीशन में आपको कैश लगाना पड़ेगा। बाकी दोनों की गति अप्रॉक्सीमेट 9-10 का अंतर होता है, पर बहुत ही माइनर फ़र्क होता है, जिसमें रजिस्टर ज़्यादा तेज़ होती है कैच मेमोरी से। फिर देखिए लिखा गया है, ये भी देखिए सीपीयू से सीधा जुड़ा हुआ होता है, अतः कैच मेमोरी से सीपीयू तक डाटा ले जाने के लिए किसी भी सिस्टम बस का या मदरबोर्ड पे नहीं लगा होता है। ये सीधा सीपीयू से जुड़ा होता है। जब मदरबोर्ड पे चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं तो किसी न किसी मीडियम की ज़रूरत होती है कि डेटा को आपको पहुँचाने के लिए, प्रोसेस करने के लिए। तो वही चीज़ कि सीपीयू तक ले जाने के लिए किसी भी डेटा मतलब सिस्टम बस का इसमें यूज़ नहीं करते हैं, इसलिए क्योंकि ये मदरबोर्ड पर नहीं जुड़ा होता है, ये सीधे सीपीयू से जुड़ा हुआ होता है। अतः डाटा ट्रांसफर की गति तीव्र होती है। इसमें भी देखिए गति तीव्र होती है, और रजिस्टर मेमोरी अत्यंत तीव्र होती है। यह मुख्य मेमोरी एंड सीपीयू के बीच अस्थायी रूप से हाई स्पीड स्टोरेज एरिया का कार्य करता है, जिससे प्रोसेसिंग क्षमता में वृद्धि होती है। देखिए सीपीयू और मेमोरी के मेमोरी में आपका डेटा होता है जो भी आप इनपुट्स भेजे हैं, और सीपीयू में क्या होता है? प्रोसेसिंग होता है। लेकिन उनके बीच सामंजस्य बैठाने के लिए देखिए कैश मेमोरी काम करती है। देखिए यहाँ पर दिया गया है, यह मुख्य मेमोरी एंड सीपीयू के बीच अस्थायी रूप से हाई स्पीड स्टोरेज एरिया का कार्य करता है। तो क्वेश्चन पूछेगा हाई स्पीड स्टोरेज एरिया का कार्य कौन करता है? कैश मेमोरी करता है। ये किनके बीच अस्थायी रूप से काम करता है? मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी और सीपीयू के बीच एरिया का कार्य करता है, जिससे प्रोसेसिंग क्षमता में वृद्धि होती है। सीपीयू
वांछित सूचना के लिए सबसे पहले कैश मेमोरी की तलाश करता है। जब वांछित सूचना इसमें नहीं मिलती है तो इसे रोम या रैम में खोजा जाता है। वही चीज़ कि जो भी आपको सीपीयू को डेटा कहाँ से मिलता है, रजिस्टर या कैश मेमोरी से मिलता है। तो कैश मेमोरी में ही सबसे पहले यहीं पर आकर के सीपीयू आपका डेटा खोजेगा। अगर यहाँ उसको नहीं मिलेगा तब वो दूसरा ऑप्शन रोम या रैम का यूज करता है। कैश मेमोरी सीपीयू तथा मेन मेमोरी के बीच गतिभेद स्पीड मिसमैच को दूर करने के लिए बफर का काम करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कैश मेमोरी सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच देखिए स्पीड जब आपकी कम हो जाती है तो क्या करते हैं आप लोग, मोबाइल फ़ोन में या कंप्यूटर में, लैपटॉप में रिफ्रेश बार बार करते हैं। और फ़ोन में आप देखिए कैश मेमोरी की एक होती है कि आप मेमोरी की जो भी अनवांटेड चीज़ें हों उसको आप लोग डिलीट करते हैं, तो रिफ्रेश बार बार करते हैं कैश मेमोरी को, तो जिससे आपकी क्या हो जाती है, स्पीड जो भी बीच में रुकावट आ रही है प्रोसेसिंग में वो तेज़ हो जाती है। तो वही चीज़ लिखा गया है। कैश मेमोरी जो है सीपीयू और मेन मेमोरी में आपके डेटा होते हैं तो उनके बीच में स्पीड मिसमैच को दूर करने के लिए बफर का काम करता है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी याद रखिए। ये सब बहुत पॉइंट इंपॉर्टेंट लिखे गए हैं, आप उसको ध्यान से पढ़िएगा। फिर देखिए अत्यंत तीव्र मेमोरी ये भी है। रजिस्टर और कैश दोनों सबसे फास्ट मेमोरी है, जिसमें रजिस्टर सबसे ज़्यादा फास्ट है। इसका अधिक महंगा होता है, ये भी महंगा होता है और रजिस्टर भी महंगा होता है। सिंपल सी बात है, जब कैश मेमोरी महंगा होगी रजिस्टर भी महंगा होगा। इसका एक्सेस टाइम देखिए 2 से 10 नैनो सेकंड है और जबकि रजिस्टर का देखिए 1 से 2 नैनो सेकंड है। तो आप लोग समझ गए होंगे सबसे तेज़ मेमोरी कौन सी है। चलिए ठीक है, तो वीडियो हम यहीं पर आप समाप्त करते हैं, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाना भी आप लोगों को इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। और 22-23 मिनट का वीडियो हो गया। आप लोग अच्छे से नोट्स बनाइए। PDF जितना भी इससे पहले क्लासेस हुई हैं यूपी एग्जाम अपडेट के टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दिया गया है, आप लोग जा करके वहाँ देख सकते हैं, PDF प्रिंट करा सकते हैं। बाकी अब जितना भी PDF है, जैसे ही वीडियोज खत्म हो जाएंगे या जो टॉपिक खत्म हो जाएगा हम तुरंत PDF आपको अवेलेबल करा देंगे। बाकी आप लोग चैनल को जो लोग ने सब्सक्राइब किए हों सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।